चलिए, हो गया ना? स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एकदम ब्लैंक दिख रहा है आपको स्क्रीन, लेकिन आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि इसके बाद बेटा जो चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही सस्ता लगेगा। कहने का मतलब ये है, हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का समापन या विघटन। और विघटन का मतलब होता है टूटना, पार्टनरशिप का क्या होना, बंद हो जाना। और बंद ऐसे ही नहीं हो जाएगा ताला मार दिया, गुस्सा गुस्सा में हम लोग निकल गए, संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी पार्टनर्स रहते हैं, क्या रहते हैं, ये पार्टनर है, ये पार्टनर लड़की है, लड़की भी तो पार्टनर हो सकती है ना? ये लड़की पार्टनर है, 3 जने हैं, कौन कौन है? आप समझ लेना, ये भी कोई है, ठीक है। इनमें कहा सुनी हो गई है, क्या हो गई है? कहा सुनी, कहा सुनी है। और झगड़े होके ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पी, पी है ये, क्या है ये क्यू है। और ये लोग मारी मारा हो चुके हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? एक जा रहा है तो दूसरा बोलता है कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, अब निकल लिए। ऐसा नहीं होगा, कि ये अपनी संपत्तियों को कम से कम, अभी रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके किसी और मामले से नहीं लेना। कई बार ऐसा होता है बेटा, पार्टनरशिप में लांछन लग जाता है। क्या लग जाता है? लांछन कैसे लगता है? हमारे यहाँ पे एक और बढ़िया सर है, हिम सर है, ठीक है। एक सर है हमारे, जिन्होंने हमको पढ़ाया था, वो कोचिंग चलाते थे। क्या चलाते थे? आज उनकी जो टीम है वो बिखर गई। क्यों बिखर गई? कुछ कारण रहा होगा, आपस में क्या है, कुछ कहा सुनी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके मार्केट में क्या हो रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आप डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है आपका मार्केट शेयर, तो आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप को बंद करने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने सामान को छोड़ छाड़ के लॉक करके नहीं निकलते। बंद करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी सारी की सारी चीजों को, जो हमारे दुकान या हमारे बिल्डिंग के अंदर दिख रहा है, या जो नहीं भी दिख रहा है लेकिन वो बिक सकता है, उन सब चीजों को क्या करेंगे, बेचेंगे। उनके जो जो पैसे वसूल होंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उन पैसों को क्या करेंगे, फिर बांटेंगे। तो सबसे पहले हम संपत्तियों को क्या करेंगे, एसेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे, आउट करेंगे। और इससे क्या इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास? रोकड़ आएगा। क्या आएगा? संपत्ति आउट हो जाएगा, संपत्ति आउट हो जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा, रोकड़ आएगा। ठीक है ना? चलो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से बनाता हूँ, समझ गए होगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दायित्वों का इसी रोकड़ से क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अब दायित्व में ढेर सारे दायित्व आ सकते हैं, है ना? कोई सिक्योर्ड होता है, कोई अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब कई, अभी आगे चल के पढ़ोगे छोटे लेवल पे, मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। सिक्योर्ड का मतलब कई बार ऐसा होता है कि भैया, कई बार ऐसा होता है कि आपने गिरवी रख दिया है। क्या रख दिया है? किसी से ब्याज लिए, लोन लिए, क्या लिए, लोन, लोन लिए बेटा। तो आपने अपने घर, क्या मकान को या अपनी बिल्डिंग को क्या कर दिए, गिरवी रख दिया। क्या रख दिए? आप गिरवी रख दिए, तो अगर मान लीजिए गिरवी के सामान को बेचोगे, तो सामने वाला जिनका, जिन्होंने गिरवी रख के जो क्या रखे हैं, पेमेंट लिया हो जिनसे, तो वो आपको लौटाना उस पैसे से, किनको पहले लौटाना पड़ेगा, जिनसे आपने गिरवी रख के उस पैसा लिया। तो उसको बेचने के बाद, तो ये होता है सिक्योर्ड, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड। ठीक है। मतलब जिसका जितना बनता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन जिनका पहले से डिसाइड है कि ये वाला बिकेगा तो इनको देना ही देना है उस पैसे का, तो वहां पे उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे हम दायित्व में पहले हम बाकी बाहरी आदमी को पहले देंगे। बाहरी, बाहरी मतलब आउटसाइडर्स को पहले देंगे, लाइबिलिटीज को। दूसरा हम यहाँ बात करते हैं, कोई अगर साझेदार का, कोई साझेदार का अगर ऋण है, क्या है, या उसकी पत्नी का ऋण है, पत्नी का, देखो पत्नी साझेदार नहीं है, पत्नी साझेदार, ओहो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, अपनी बीवी का वो गिरवी क्या रख के, सोना चांदी को क्या रख के, पैसा लाया था पार्टनर, क्या लाया था, पैसा। और बीवी का क्या मान लिए थे, ऋण, क्या मान लिए थे। मान लीजिए यहाँ पे क्यू की पत्नी थी, क्यू की पत्नी, पत्नी जो भी है, पत्नी हो रही है तो पत्नी ना, पत्नी, ठीक है। क्यू की पत्नी ने क्या दिया था, पत्नी का ऋण। अब भैया ये आउटसाइडर है बेटा, क्या है ये, आउटसाइड। अगर पत्नी दिया है, पार्टनर नहीं, पत्नी पार्टनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनका पहले पेमेंट करेंगे। पति ने भी दिया होगा ऋण, तो पति को बाद में देंगे, क्योंकि पत्नी बाहर वाले हैं, समझ में, साझेदार वो नहीं है, तो बाहर वाले को पहले, उसके बाद साझेदार का। और इसके बाद भी जो बचा खुचा पैसा रहेगा, नहीं बचेगा, तो कई बार साझेदारों को, अगर मान लीजिए आपके बिके, आपको देना है 10,000 बाहरी आदमियों को, कितना देना है,
और आप अपनी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद को सारे बेच दिए, और बेचने के बाद आपके पास मात्र 7,000 आए हैं बेचने पर। कलेक्शन कितने का हुआ? लेकिन आपको देना कितना है? 5,000। समस्या ये हो गई, अगर आप बराबर के पार्टनरशिप में हैं, इसके सिर्फ बराबर के पार्टनरशिप साझेदार में है, तो यहाँ पे बेटा जो कमी हुई है, क्या हुई है? कमी। इस कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो कौन लोग लाएंगे? तो इसके लिए गार्डनर वर्सेस मरे एक रूल है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी हम बात करें, अगर सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जो दिवालिया, जिसका नहीं निकला है, जिसका दिवालिया नहीं, मतलब उसके पास है, घर में संपत्ति है, तो घर के संपत्तियों को भी बेच बेच के क्या करना पड़ता है? दायित्वों का पेमेंट। इसलिए ना बेटा पार्टनरशिप को ना अच्छा नहीं माना जाता। पार्टनरशिप भले बढ़िया है, सोल प्रोप्राइटरशिप से एकल स्वामित्व, क्योंकि यहाँ पे पूंजी भी बढ़ता है, नॉलेज बहुत सारे आते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला सबसे बड़ा क्या है, इसका दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कि अगर किसी दिन बंद हो रहा है पार्टनरशिप, तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आता है कि अगर कोई कमी आएगी बेचने पे, क्या आएगा? कमी। तो ये कमी को ये तीनों लोगों को भुगतना पड़ेगा। और अगर किसी के घर में जो भी पलंग, सोफा, टीवी, फ्रिज जो भी होगा, सबको बेच बेच के क्या करना पड़ेगा? अगर कमी है, बाहरी लोगों को जो देना है, उस कमी को पूरा करना पड़ेगा। जब तक कि बाहर वाले आदमी को पैसा नहीं दे देंगे, तब तक हमारी पार्टनरशिप बंद नहीं होगा। और बंद करने के लिए हमको खातों को भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल खाते की बात नहीं करते। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे आखिरी में आएगा साझेदारों के हिस्से। जो भी आएगा, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा। जो भी लाभ या हानि होगा, वो साझेदारों को क्या कर दिए जाएंगे? बांट। ठीक है, चलो। अब हम बात करते हैं संपत्तियों में। तो संपत्तियों में कई प्रकार की संपत्ति आपने पढ़े हैं, ठीक है, अमूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति। लेकिन यहाँ पे चाहे अमूर्त हो चाहे मूर्त हो, सारे संपत्ति जो बिक सकता है, जो क्या हो सकता है? बिक सकता है। कुछ संपत्ति बिक जाएगी, कुछ संपत्ति नहीं बिकेगी। अब वो कौन सी संपत्ति? रोकड़ और बैंक एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसको बेचा नहीं जाएगा। किसको छोड़कर? रोकड़ और बैंक। रोकड़ और बैंक। पैसे को बेचा जाता है क्या? पैसे को बेचते हैं क्या? नहीं, पैसे को नहीं बेचते हैं। तो जो भी संपत्ति, संपत्ति में चाहे बेटा वो मूर्त है या अमूर्त है, जैसे गुडविल, ख्याति वगैरह है, या और कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, या और कुछ चीजें हैं, तो वो बिक सकता है ना मार्केट में, उसका कुछ ना कुछ तो भाव होगा, तो वो बिक सकता है। तो ये जितने भी बिक सकने वाली चीजें हैं, इसको हम बेच देंगे। कहाँ भेज देंगे? इसको हम भेज देंगे, एक खाता बनाएंगे जिसका नाम बोलते हैं वसूली खाता। क्या बोलते हैं? वसूली। ये सारे के सारे चले जाएंगे वसूली खाते में, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस खाते में क्या हो जाता है? चला जाता है। और ये वसूली खाता एक प्रकार का नाम मात्र का खाता है, मतलब इसमें के जो बैलेंस निकलेंगे, क्या निकलेंगे? शेष निकलेगा। वो शेष जो भी होगा, वो साझेदारों को क्या हो रहा होगा? लास्ट में जो निकलेगा वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। लास्ट में क्या हो जाएगा? जो पैसा बाहरी आदमियों को पेमेंट करते करते क्या हो जाएगा? बच जाएगा रियलाइजेशन का, वो किसको चला जाएगा? साझेदारों को। और कहाँ से दिया जाएगा? तो यहाँ पे रोकड़ का भी यहाँ पे इसमें ध्यान रहेगा। तो हमारे पास तीन प्रकार के खाते हो जाएंगे। साझेदारों को देने के लिए उनके खाते बनाने पड़ेंगे। दूसरा, रोकड़ का खाता बनाना पड़ेगा। तीसरा, संपत्ति और दायित्वों को बेचने का खाता बनाना। और बेचना कहाँ पे है? तो जितने भी संपत्तियां हैं और जितने भी दायित्व हैं, ये क्या है? बाहरी लोगों के। ये सारे के सारे बेटा, हालांकि ये सभी क्या जाएंगे? वसूली खाता में जाएंगे। ये सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे? वसूली खाता में जाएंगे। लेकिन अभी इसका थोड़ा सा हम फॉर्मेट देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कहानी क्लियर है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं पहले। वसूली खाता का ये एकदम छोटा प्रारूप है, इतना छोटा होता नहीं है। मैं आपको रफली बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास संपत्तियां हैं, कितना है? संपत्ति, और वो है 10,000 का। कितने का है? 10,000 का है। 10,000 रुपये का है। और मेरे दायित्व है, वो है मान लीजिए 8,000 के। कितने के? अब मैंने इन सब संपत्तियों को क्या किया? बेचा। क्या किया? बेचा। मार्केट में हो सकता है इसके भाव महंगे हो सकते हैं, कुछ सस्ते हो सकते हैं। जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते थे, तो वहां पे कोई चीज सस्ता हो जाता था, कोई चीज क्या हो जाता था? महंगा। तो जब महंगा होता था तो फायदा होता था, और जब सस्ता हो जाता था तो क्या होता था? हानि होता था। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये दायित्व जो है, इसमें लेनदार या और कोई किसी का देना है, बकाया है, बाकी रह गया है, वो सारे दायित्व आ जाएंगे। किसी का ऋण है, वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों को 8,000 देना है, और है हमारे पास संपत्ति 10,000 का। और ये जो है बेटा कौन सी कीमत है? तो इसको बोलते हैं पुस्तकीय मूल्य। क्या बोलते हैं? पुस्तकीय मूल्य। पुस्तक की बुक वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो चिट्ठे में दिखाई दे रहा है, वो वैल्यू जो चिट्ठे में
दिखाए, मतलब चिट्ठे में जिस भी कीमत पे, चिट्ठा में जिस भी कीमत पे ये दिखाई दे रहा होगा उसको एज इट इज यहाँ पे डेबिट साइड में ला देंगे। कौन सा साइड में? डेबिट। मतलब वसूली खाता हो रहा होगा डेबिट, और ट्रांसफर कर रहे हैं संपत्तियों को किस खाते में? वसूली खाते में। तो संपत्तियों को ट्रांसफर जब करते हैं, संपत्तियों के बैलेंस होते हैं डेबिट। क्या बैलेंस होते हैं? डेबिट। जब भी संपत्ति खरीदते हैं तो बोलते हैं ना संपत्ति विकलन रोकड़ खाता से खरीदते हैं तो। और जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर। तो संपत्ति जो आज डेबिट हुआ है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और संपत्ति को हालांकि ऐसे क्रेडिट लिखते नहीं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। संपत्ति हो जाएगा क्रेडिट में, और इसके अपोजिट में क्या लिखेंगे? वसूली खाता। समझ में आ गया? डेबिट में क्या लिखेंगे? वसूली खाता। मतलब जब जब संपत्तियों को ट्रांसफर किया जाएगा, संपत्ति हो जाएंगे क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? वसूली। वैसे दायित्व को भी ट्रांसफर करेंगे, है ना? जो भी दायित्व और जो भी संपत्ति है वो कहाँ पेमेंट होगा उनका? वसूली खाता के अंतर्गत होगा। सिंपल है। तो दायित्व का भी वही एंट्री होगा। क्या होगा कि जब भी हम दायित्व को ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो दायित्व देखो वसूली खाता हुआ होगा क्रेडिट, तभी तो क्रेडिट साइड में क्या दिखा रहे हैं? दायित्व दिखा रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि अगर किसी का आपने उधारी में माल खरीदे तो क्रय खाता, सपोज करना क्रय खाता, और क्या बोलेंगे? लेनदार खाता से। क्या बोलेंगे? उधारी में मान लीजिए खरीद लिए 10,000 का, ठीक है? कितने का है? 10,000। अब मान लीजिए आज इनको पेमेंट करना है, तो क्या करेंगे? इसको पहले खाते में ट्रांसफर करेंगे। वो खाता है वसूली खाता, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? तो लेनदार आज क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसको? डेबिट। तो यहाँ पे बोलेंगे लेनदार को डेबिट, है ना? वो व्यक्ति जो हमसे बाद में पैसा लेगा, और यहाँ पे इसको बोल देंगे वसूली खाता। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो ये सारे हमारे कौन से कीमत पे लिखे जाते हैं? पुस्तकीय मूल्य बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? पुस्तकीय। मतलब जिस कीमत पे चिट्ठे में दिखाई दे रहा होगा, उसी कीमत पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ला के छोड़ देंगे। पहला काम यही करेंगे। समझ में आ गया? दूसरा काम क्या करेंगे फिर? दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो भी संपत्तियां हैं उनको हम क्या करेंगे? बेचेंगे। क्या करेंगे? तो बेटा जब संपत्ति बेचोगे, क्या बेचोगे? संपत्ति। तो जिधर आपने संपत्ति लिखा है उसके अपोजिट साइड में उसकी एंट्री होगी। कहने का मतलब आपकी संपत्ति कहाँ चली जा कहाँ चला गया है? वसूली खाता में। मतलब हमारे संपत्ति वो ट्रांसफर हो चुका है वसूली खाते में, है ना? डेबिट होकर संपत्ति हो चुका है क्रेडिट। एक मिनट। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? पुस्तकीय मूल्य पे क्या किया जाता है? संपत्ति और दायित्वों को लिखा जाता है। ये भी पुस्तकीय मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जब भी हम क्या करेंगे? पेमेंट। क्या करेंगे बेटा? पेमेंट। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? रोकड़ जाएगा। क्या जाएगा? तो कमी हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे। और संपत्ति आएगा नहीं, सॉरी, बेच रहे हैं ना बेटा संपत्ति को। क्या कर रहे हैं? संपत्ति को बेच रहे हैं, तो क्या होगा? रोकड़ आएगा। संपत्ति बेचेंगे तो रोकड़ आएगा ना, तो कैश को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे हम संपत्ति लिखते हैं, लेकिन संपत्ति अब कहाँ पे चला गया है? वसूली खाता में। तो संपत्ति का खाता खत्म हो चुका है, इसके जगह में हम शब्द लिखेंगे, और वो लिखेंगे वसूली खाता। सिंपल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जब भी हम यहाँ पे बेचेंगे कोई सामान, हमारी संपत्तियां, तो वसूली खाता हो रहा होगा क्रेडिट, और रोकड़ खाता हो रहा होगा डेबिट। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया? रोकड़ को डेबिट, क्रेडिट साइड लिखा है वसूली खाते के अंदर। वसूली क्रेडिट हो रहा है, लेकिन लिखेंगे तो पड़ोसी का नाम ना। तो चलिए ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे सपोज करना कि ये जो 10,000 की चीज है वो 10,000 में नहीं बिकी, वो बिक गई है 8,000 में। कितने में बिक गई है? मेरे को बताना। 8,000 में अगर बिक जाती है, ठीक है, 8,000 में अगर बिक जाती है, और सामने वाले को कितना देना है? सामने वाले को देना कितना है? बकले बच्चों, सामने वाले को देना है 8,000। कितना देना है? 8,000। 8,000 देना है, और 8,000 में हमारी सारी संपत्तियां बिक गई। क्या हमको फायदा हो गया? क्या फायदा हो गया? नहीं हुआ कोई भी फायदा। उल्टा नुकसान हुआ है ना। हमारी संपत्ति क्या हो गई? घट गई। और सामने वाले ने कितना लिया हमसे? 8,000 के 8,000 ले लिए। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि इन्होंने क्या ले लिए? 8,000 के 8,000 ले लिए, है ना? कितना ले लिए? 8। हमने 8,000 पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए बेच के, हमने उनको तुरंत क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। किनको पेमेंट कर दिया? समझ में आ गया? कुछ यूं बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बेचेंगे तो अपोजिट साइड आ जाएगा, पेमेंट करेंगे तो फिर भी अपोजिट। अब यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे कि अगर किसी भी दायित्व को अगर पेमेंट करते तो क्या लिखते हैं? रोकड़ जाता। क्या जाता? रोकड़ जाएगा, तो रोकड़ करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट क्या करेंगे? तो लेनदार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेनदार। क्यों? लेकिन समस्या ये है कि लेनदार का जो खाता है ना वो हम क्लोज कर चुके हैं, और इसके जगह हम अब शब्द यूज करने वाले हैं वसूली खाता। क्या लिखेंगे?
समझ में आ गया? तो जो भी संपत्ति बिकेगी या जो भी दायित्वों का पेमेंट होगा, हम वहां पे वसूली खाते का ही यूज कर रहे होंगे, और कोई नया खाता खोलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही अपन नया खाता खोलेंगे तो कहाँ खाता बंद होगा, हम कुछ बुक को भी क्या करना है, क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज। तो ये हमारी एंट्री होगी। तो रोकड़ क्या हो, देखो रोकड़ हो गया क्रेडिट और वसूली हो गया डेबिट। तो वसूली के डेबिट साइड में हमने रोकड़ लिख दिया, ये हो गया दायित्वों के भुगतान, है ना, दायित्वों का भुगतान या पेमेंट, पेमेंट भुगतान, ठीक है, पेमेंट टू लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ हो गया। वैसे यहाँ पे बिक गया, वसूली बोलेंगे, संपत्तियों से वसूली, ठीक है, कितना वसूल हो गया। अब यहाँ पे देखो, कायदे से अगर आप शेष निकालोगे, क्या निकालोगे, शेष, तो इधर 8,000 8,000 16,000 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 18, डेबिट साइड 18 और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में अगर देखोगे तो ये हो गया 18,000, कितना हो गया, और इधर कितना हो गया, तो अभी भी 18 लिखेंगे, और 2,000 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमी होगी, 2,000 की क्या होगी, कमी। एक प्रकार से नुकसान है ये, सारा पेमेंट हो गया ना, सभी को क्या हो गया, सभी को पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे नुकसान, और ये नुकसान को हानि बोलेंगे ना भाई, हानि किसको चला जाएगा, साझेदारों की पूंजी में, कहाँ पे चला जाएगा, साझेदारों की पूंजी, समझ में आ गया। अब वो डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट में दिख रहा है तो वो किधर दिखाई देगा, डेबिट, सिंपल है। चलो सेम एग्जांपल है, बस थोड़ा सा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ। चलो इसको मैं पूरा एज इट इज देता हूँ, क्योंकि आपको मैं अलग अलग परिस्थितियों में समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकता है, पूरी कहानी क्या क्या बनेगी, ठीक है, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं अब कुछ बदलाव कर रहा हूँ, बदलाव क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 10,000 की चीज मान लीजिए 10,000 में ही बिक जाती है, कितने में बिक जाएगी, तो क्या लगता है आपको, 10,000 की चीज 10,000 में ही अगर बिक जाए, ठीक है, तो क्या होगा, 10,000 की चीज 10,000 में ही बिक जाता है, तो बताओ कि क्या होगा, लाभ होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ होगा ना हानि होगी। भैया 10,000 की चीज 10,000 में ही बिक गया, क्या का लाभ, कोई फायदा एक्स्ट्रा हुआ क्या, अगर भाई 10 से ज्यादा में जाता तब मैं बोलता लाभ हुआ, है ना, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हानि। मतलब कहने का ये है, अगर ये 10,000 की चीज अगर 10,000 में बिक जाती है बेटा, कितने में बिक जाती है, 10,000 की। एक चीज और बताता हूँ, अब फायदा और कैसे हो सकता है, एक फायदा, अभी हमने नुकसान की बात किया, अभी ना तो क्या हुआ है, ना तो फायदा हुआ है, ना ही नुकसान। दो तरीके से आपको फायदा हो सकता है और दो तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। फायदा जिसको हम बोलेंगे लाभ, और हानि। लाभ दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं सामान्य लाभ और एक को बोलते हैं असामान्य लाभ। आपने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था औसत लाभ, औसत लाभ जब निकालते थे तो उसको समायोजित करके निकालते थे, किसी साल अगर कोई ऐसा हानि हो गया है जो कि असामान्य हानि है, एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। असामान्य हानि जो हर साल नहीं होता है, आग लग गया, है ना, वो असामान्य हानि होती है। तो लाभ भी दो प्रकार के हम बोलेंगे यहाँ पे, बेचने में 10,000 आ जाना चाहिए, बेचने में क्या आ जाना चाहिए, 10,000 आने चाहिए। अगर 10 की जगह में आपको क्या हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाभ। कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हानि। अगर कई बार ऐसा होता है कि लाभ में तो नहीं, मैं हानि की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कई बार कि कुछ संपत्तियां नहीं है लेकिन कुछ दायित्व है, संपत्तियां बढ़ता है तो संपत्ति अगर महंगे में बिकेगा तो फायदा होगा, या तो दायित्व अगर आपको कम पेमेंट करना पड़े, क्या करना पड़े, कम करना पड़े, कम पेमेंट करना पड़े। अगर मान लीजिए आप 8,000 का क्या कर रहे हैं, 8,000 का आपको पेमेंट करना है, और आपने सामने वाला मान गया सस्ते में, कहने का मतलब डिस्काउंट छूट में आपको क्या गया, मान गया, और उन्होंने क्या कर दिया, 6,000 में मान गए, रेडी हो गया, पूरा सेटलमेंट कितने में हो गया, 6,000। अब आप बोलेंगे कि भाई ये 18,000 नहीं रहा, फिर अब क्या नहीं रहा, 18,000 नहीं रहा, तो कितना रहा, तो अब देखोगे तो इधर 18,000 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, 16,000, तो फिर भी हम 18 लिखेंगे, अब बैलेंस यहाँ पे 2,000 आ गया। अब ये फायदा है, अब ये क्या है, लाभ हुआ कि नहीं हुआ,
तो लाभ कई बार ऐसा होगा कि संपत्ति के अगर सेम वैल्यू पे अगर बिक भी जा रहा है और दायित्व तो आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो आपको लाभ हो सकता है। दूसरा, अगर संपत्ति आपकी जितने की है उससे ज्यादा में बिक जाएगा तो लाभ हो सकता है। हानि कब कब होगा? सेम इसके अपोजिट, है ना। जब आपकी संपत्ति अगर सस्ते में बिक जाएगी तो नुकसान होगा, पहला नुकसान तो ये होगा। और दूसरा, अगर आपके दायित्व तो महंगे हो जाएंगे, दायित्व तो क्या हो जाएंगे? महंगे। दायित्व महंगे कैसे हो जाएंगे? अगर मान लीजिए किसी का 8,000 है तो वो 8,000 से ज्यादा मांग सकता है क्या हमसे? नहीं, नहीं मांग सकता। तो महंगा कैसे हो गया? मतलब ज्यादा क्यों देना पड़ेगा? ब्याज ब्याज चलो मैं ब्याज मिला के बोल रहा हूँ। क्या मिला के बोल रहा हूँ? ब्याज मिला के उनको 8,000 देना पड़ता है। तो ये ऐसा होता है। अनरिकॉर्डेड यहाँ पे आते हैं। क्या बात आती है हमारे इस पॉइंट में? क्या आ जाता है? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है जिसको बोलते हैं गैर क्या अभिलिखित। क्या बोलेंगे? गैर अभिलिखित। अभिलिखित मतलब ऐसा है जिसका रिकॉर्डिंग हुआ नहीं है, मतलब जिसकी पंजी प्रविष्टि हुई ही नहीं है। समझ में आ रहा है? गैर अभिलिखित, नॉट रिकॉर्डेड। क्या बोलेंगे बेटा? नॉट रिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो क्या वो चिट्ठे में दिख रहा होगा? क्या वो चिट्ठे में नजर आएगा? नहीं। अचानक से ढूंढने पे नहीं मिलेगा, मतलब बेचते टाइम पे ऐसा पता चलेगा अरे एक खटारा स्कूटर पड़ा है, उसको कभी लिए थे लेकिन उसका अभी चिट्ठा क्या नहीं था हमारे पास, रसीद नहीं था तो एंट्री नहीं हुई है, लेकिन है तो ना स्कूटर। तो उसको तुरंत क्या करना पड़ेगा? वसूली खाते में भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? और उसको बेच देंगे, बिकेगा ना। वसूल स्कूटर बिकेगा, सेकेंड हैंड तो बिकेगा, कुछ ना कुछ तो भाव निकलेगा उसका। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि अगर कोई संपत्ति लिखी नहीं गई है, मतलब पहले से उसका कोई ब्यौरा नहीं है, और अचानक से आपको पता चल जाता है, तो ये आपके लिए फायदे की बात होगा। संपत्ति अगर गैर अभिलिखित है, अचानक से पता चला, बिक गया, क्या हो गया? बिका। तो ये क्या हो जाएगा? अगर संपत्ति है, क्या है ये? संपत्ति बेटा। और ये बिक जाता है तो ये यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे? लाभ। और अगर ये क्या है? दायित्व है। दायित्व कैसे? कि कई बार क्या होता है किसी किसी से उधारी खरीदे रहते हैं, और क्या होता है कई बार उसका नाम भूल गए हैं। अब वो अचानक से मांगने आ गए, तुम धंधा बंद करे यार, मेरा दिए नहीं हो। तो हम बोलेंगे कि आपसे हमने तो कभी लिया नहीं है, तो बताएगा देखो मेरे पास रसीद है। तो देना पड़ जाएगा अचानक से। क्या पड़ जाएगा? देना। तो यहाँ पे पैसा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताओ एक्स्ट्रा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे कई बार दायित्व तो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। किस कारण से बढ़ जाते हैं? उसका लेखन हुआ नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे अगर क्या करेंगे? भुगतान कर देंगे। क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दायित्व का एक्स्ट्रा दायित्व हो गया ना। दायित्व तो जितना था वो तो है ही, उसके बाद भी क्या हो जा रहा है? एक्स्ट्रा दायित्व है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए हानि। क्या हो जाएगा? हानि। सिंपल है। चलो अब यहाँ पे मैंने ये सारे कंडीशन आपको समझा दिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये कहानी? चलो अभी हम थोड़ी सी ऊपर वाली बात करते हैं। ऊपर वाली बात मतलब वही चीजें। अगर किसी साल फायदा हुआ है तो नुकसान नहीं होगा, और नुकसान होगा तो फायदा। ऐसा कभी नहीं होगा ना। पिछले बैच वाले बच्चे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि सर फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अरे ऐसे कैसे होगा? दिन है तो रात नहीं है बोलेंगे, और रात है तो दिन नहीं है बोलेंगे, दोनों एक साथ होगा क्या? दोपहर वाला यहाँ पे किस्सा ही नहीं है। फायदा है तो नुकसान नहीं, नुकसान है तो फायदा नहीं। तो यहाँ पे अगर फायदा होगा बेटा, मतलब क्या भारी रहेगा? क्रेडिट साइड भारी रहेगा। इधर क्या रहेगा? भारी। और इधर क्या रहेगा? कम। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या निकलेगा? शेष। तो जब भी हमारा डेबिट साइड में शेष निकल रहा है, मतलब ये हो गया लाभ। क्या होगा? लाभ। और अगर कभी क्रेडिट साइड में शेष निकल रहा है तो ये वाले हमारे लिए हो जाएगी हानि। दोनों एक साथ नहीं होंगे। समझ में आ गया? चलो अब इसके परफॉर्मा की बात करते हैं। फॉर्मेट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बहुत ढेर सारे खाते हैं जिसमें आपको जितने पीले पीले किए गए हैं, इसकी शादी हो गई है। क्या हो गई है? मतलब अभी अलग हो रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर जाएंगे, बिक जाएंगे, क्या हो जाएंगे? है ना भाई? सिंपल सा है। जो पीले किए गए हैं वो सारे के सारे चिट्ठे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? चिट्ठे। चिट्ठे से लिए गए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जिस कीमत पे चिट्ठे में दिख रहा होगा बेटा, उसी कीमत पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? छाप देंगे। सारे के सारे संपत्ति, चाहे वो मूर्त हो, अमूर्त हो या मूर्त। मूर्त कहने का मतलब जो दिख रहा हो या जो नहीं दिख रहा, जैसे गुडविल ख्याति की बात करें। समझ में आ गया? और साथ ही साथ विनियोग। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, जो कि पैसा किसी बाहर जगह में लगा है, हमारा ही संपत्ति होगी। तो जो जो संपत्ति क्या हो जाएगी? बिक सकती है, या जिनसे पैसा हमको मिल सकता है, मांगने जाएंगे और पैसा मिल जाएगा जिसके बदले, तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। जिनका जिनका हम पेमेंट करना चाह रहे हैं या चाह नहीं रहे, देना ही पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये कहाँ से लिखेंगे?
सारा कुछ समझ में आ गया। संदिग्ध ऋण, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है। इसमें आप भूत बना लेना, क्या बना लेना, भूत। भूत कैसे बनता है, ये हमारा भूत है, ठीक है, ये भूत बन गया। अब इसको इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं होता है। संदिग्ध ऋणों के प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के प्रावधान, संदिग्ध ऋण मतलब क्या होता है, ऐसा ऋण, ऐसा कर्ज जो डूबने के चांसेस है, जो कि डूब सकते हैं, क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। मतलब कोई ऐसा खर्चा, मतलब एक तरह से कोई ऐसा कस्टमर जिसको लग रहा है कि ये अब कष्ट से मर चुका है, क्या हो चुका है, कष्ट से मर चुका है, मतलब ये पैसा देने का इनका नियत नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, पहले से उन खर्चे को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको बोलते हैं क्या, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। पहले से हम एक प्रावधान बनाते हैं और जो भी प्रावधान होते हैं इससे क्या हो जाते हैं, संपत्ति है जो घट जाती है। जैसे मान लीजिए देनदार है, देनदार पे प्रावधान बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। तो एक्चुअल में ये घटाव क्या है, सिर्फ घटाने के लिए दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अभी नुकसान नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे, जब पिछले वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे कई बार हम क्या करते हैं, ऐसा लिखा रहेगा चिट्ठे में, क्या लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा, ऐसा, ये चिट्ठा है और यहाँ पे मैंने लिखा देनदार, क्या लिखा, देनदार डेटर्स लिख दिए, मान लीजिए 10,000 कितने का है, और 500 का यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे घटा के प्रावधान करके लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है। और आपका बाहर में दिख रहा होगा 9,500। लेकिन आपको क्या करना है, इस कीमत को देखो बेटा, आपने सोचे हैं 500 रुपए नहीं आएंगे, घर में मांगने तो जाओ, पहले वसूली करने तो जाओ, मिल गया तो आप क्या सोचेंगे कि हमारे मिल जाएंगे 10,000 रुपए। कितने रुपए मिल सकते हैं, 10,000 मिल सकते हैं। और नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो प्रावधान बना के चल ही रहे थे। तो 10,000 का आपको रिकॉर्ड करना है किधर, संपत्ति को ट्रांसफर करते हैं तो किधर जाता है, डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे हमने डेबिट, देखो क्रेडिट में जाता है, लेकिन यहाँ पे हम वसूली खाते को डेबिट किया तो वसूली को, संपत्तियों को क्या कर दिए हैं, क्रेडिट। तो ये सारी संपत्तियां आ गई है। तो बेटा अगर ये डेबिट में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, डेबिट में, तो भैया ये तो उसका उल्टा है ना, माइनस है। माइनस मतलब उल्टा है, तो ये किधर जाएगा, क्रेडिट में। किधर जाएगा ये, क्रेडिट में। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ गया। मतलब ये दिखाने दिखाने के लिए, एक्चुअल में ये हाथी के दांत है, इसका कोई ना तो बिकेगा, ना तो कुछ नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा, कुछ। वहां पे सिर्फ ये अमाउंट बढ़ाने या घटाने के लिए बस आया है, बाकी उसका कोई ना तो पेमेंट होगा, ना वहां से हमको कोई भी वसूली होगी। क्योंकि वसूली तो नहीं, ये तो हमारा दायित्व था, ना ही तो दायित्व है, ना ही संपत्ति है। हमारी संपत्ति में कमी हम पहले से क्या कर रखे हैं, हम रिकॉर्ड। सिंपल है। आया कि नहीं आया भूत, आया। चलो अब आगे देखेंगे, जो सफेद सफेद दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पैसा है, पैसा है, क्या है, पैसा। अब यहाँ पे दायित्वों का भुगतान करेंगे, क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अभी मैंने बताया जब जब पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे, और वहां से क्या होगा, पहले तो पैसा आएगा बेटा, पैसा क्या होगा, आएगा। कौन कौन से पैसा आएगा, रोकड़ आएंगे संपत्तियों को विक्रय करने से। कई बार ऐसा होगा कि संपत्ति को बेचेंगे नहीं, किनको नहीं बेचेंगे, बाहर के आदमी को। घर का आदमी भूखा है, बाहर के आदमी को क्या करेंगे, दान करेंगे, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए भूखे नंगे बच्चे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ देख रहे हो, ये लोग क्या है, देखो ना ध्यान से। अभी मान लीजिए इस फलानी को क्या करना है, इनको टेबल की जरूरत है, किसकी जरूरत है, अब इनके दुकान टेबल है, तो क्या बाहर वालों की बेच के वसूली करेंगे क्या, नहीं। पूछ लेंगे ना, कोई साझेदार को लग रहा है कि भाई तुमको अगर जम रहा है, भले हम लोग आपस में कितने भी दुश्मन ना बन गए हों, लेकिन अगर कोई संपत्ति है, अगर कोई साझेदार रखना चाह रहा है तो बाहर वाले को क्यों बेचे, अपने आदमी को बेच देंगे। तो जब भी कोई साझेदार क्या लेकर चला जाएगा, संपत्ति लेकर चले जाएगा, क्या लेकर चला जाएगा, तो उनकी पूंजी को घटा देंगे, उनको उतना पैसा बाद में नहीं मिलेगा। अगर उनको देना 10,000 है, पूंजी लगाया है 10,000, 5,000 का सामान लेके चला गया, तो क्या देंगे, 5,000 बस देंगे। समझ में आ गया, उनको 5,000 आप नहीं देंगे, काट के देंगे। तो वैसी है। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया है, क्या किया है, ये देख लो, है ना, ये देखो इन्होंने क्या किया है, रोकड़ पैसा। आ देखो संपत्ति, अगर इधर देखो, बेचने वाली बात है ना बेटा, आप बेच चाहे बाहर वाले को रहो तो रोकड़ मिल जाएगा, घर वाले को तो क्यों, कहने का मतलब पूंजी कम कर देना, पूंजी क्या कर देना, कम। और जो भी हानि होगी, मैंने बताया हानि किधर आएगा, अगर हानि होगा तो लाभ, नहीं होगा तो ये हाँ लाभ है, और यहाँ पे क्या है, हानि है। तो देख लो, अगर लाभ होगा तो हानि नहीं होगा, और हानि होगा तो लाभ होगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, प्रारूप भले बना दिए हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं रोकड़, गैर अभिलिखित, गैर अभिलिखित मैं भी बताया, वो भी संपत्ति ऐसा है जो कि बिक गया, यहाँ पे भले नहीं है, सॉरी, गैर अभिलिखित दायित्व। तो कोई भी ऐसा दायित्व जो कि पहले पता नहीं था, अचानक से पेमेंट करना पड़ गया, तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। और कई बार ऐसा होगा
आपको दायित्वों का भुगतान साथ में, कई बार वसूली व्यय को भी यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए था, लिखा जाना था वसूली व्यय, क्या बोलेंगे, वसूली व्यय एक प्रकार का ये भी दायित्व होगा बेटा। अगर किसी साझेदार ने क्या कर लिया या किसी आदमी को अपॉइंट करना पड़ा कि सारे हमारी संपत्तियों को बिकवा, तो फोकट में काम नहीं करेगा, तो उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, तो उसको पहले पेमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना, साझेदारों को बाद में दिया जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का दायित्व रहेगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पेमेंट। ठीक है, समझ में आ गया पूरा फॉर्मेट। और एक ये भी है, साझेदार अगर संपत्तियां ले जाता है तो उनकी पूंजी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर कोई साझेदार क्या करता है, किसी दायित्व का भुगतान कर देता है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को देना है पैसा, जैसे ये है पी क्यू आर है, कौन है, आप देखो एक आदमी है, एस, कौन है, ये एस है ना, ये कौन है, एस है, और ये इनके बेस्ट फ्रेंड है, इनके पी के, इन्हीं से इन्होंने क्या लिए थे, लोन। तो ये बोलते हैं मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को क्या दे दूंगी, पैसा दे दूंगी बाद में। समझ में आ रहा है, या दे दिए इन्होंने, अपने जेब से क्या कर दिए, फॉर्म के बदले पैसा दे दिए, फॉर्म के बदले क्या दे दिए, पैसा। अब इन्होंने पर्सनली दे दिया बेटा, तो क्या लगता है ये दायित्व तो हमारा बाद में मांगने आएगा क्या, ये नहीं आएंगे, नहीं मांगने आएंगी, है ना। कहने का मतलब ये है, तो इसके बदले जो भी इनका बनता था वो पेमेंट अब इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो कई बार दायित्वों को भुगतान साझेदार अगर कर देता है, तो उनके जगह में क्या करना पड़ेगा, जो दायित्व की जगह में इनको देना पड़ जाएगा, तो उनकी पूंजी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कब, जब कोई साझेदार फर्म के बदले क्या कर देता है, किसी दायित्व का भुगतान कर देता है, तो वहां पे उस साझेदार का क्या बढ़ा देंगे, पूंजी, जितने से उन्होंने क्या किया, फर्म के बदले पेमेंट कर दिया। सिंपल, देखें। चलो, ये सारे परफॉर्मा मैंने आपको समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा बुक के माध्यम से समझा देता हूँ, बुक में क्या क्या एंट्री आपकी दे रखी है। ठीक है, नींद आया, चलो बढ़िया। तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया, लेकिन आपको एक बार तसल्ली करवा दूं कि जो बताया सही बताया है, झूठ नहीं बोला है। ठीक है, चलो, यहाँ पे संपत्तियों के हस्तांतरण पे क्या होगा, वसूली, संपत्तियां क्रेडिट हो जाएंगे और वसूली क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिंपल है। वैसे ही दायित्वों के हस्तांतरण पे वसूली को क्रेडिट करेंगे और दायित्वों को क्या कर देंगे, डेबिट, है ना, क्लियर है। संपत्तियों को बिक जाता है तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक में आएगा, अगर बैंक खाता को बंद कर दिए तो रोकड़ लिख देंगे, बैंक या रोकड़ अल्टरनेटिवली लिखा जा सकता है, वसूली खाता, क्योंकि सारी की सारी संपत्तियां कहाँ चली गई है, वहां पे उस संपत्ति का नाम नहीं लिखना, वसूली का नाम लिखेंगे। ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, अगर कोई साझेदार क्या ले गया है, अरे बताया ना अभी, फर्नीचर ले, फलानी क्या लेके चली गई, टेबल लेके चली गई, है ना, तो उसको क्या करेंगे, उनकी पूंजी को घटा देंगे, सिंपल। वैसे ही दायित्वों का भुगतान, वही है, दायित्वों के भुगतान अगर कर दिए हैं, फर्म ने किया है, तो वसूली खाता बैंक खाता से, बैंक की जगह रोकड़ भी लिखा जा सकता है। और वैसे ही अगर कोई उत्तरदायित्व का भुगतान अगर कोई साझेदार कर दे, तो उसकी पूंजी को बढ़ा देंगे, जितने के उन्होंने क्या कर दिए, अपने दोस्त को पेमेंट कर दिए, अभी एग्जाम्पल के लिए अभी जो लिए थे। ठीक है, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में कई बार ऐसा होगा बेटा, 10,000 की चीज देखो, कई बार ऐसा होगा, कोई कस्टमर है, या मैं बोल दूं कि कोई आदमी, कोई संपत्ति हमारे पास कितने का है, मान लीजिए 10,000, 10,000 किसी को देना है, और हमारे पास 8,000 का कोई चीज पड़ा हुआ है। ठीक है, उपकरण है, क्या है, उपकरण, उपकरण कार्यालय का उपकरण है। ठीक है, अब 2,000 का उसको नगद दे देंगे, और वो, अगर कई बार ऐसा होता है कुछ दायित्व, मतलब कोई हमारे से जो पैसा लेने वाला था, वो हमारे यहाँ की कोई संपत्ति उनको भा जाता है, भैया आपके यहाँ के जो सामान है मेरे को अच्छा लग गया, आप उसको दे दो, मैं उसके बदले। अगर वो भाव पटेगा, तो पट रहा है अगर सस्ते में, अगर हमारा सामान सस्ते में निकल रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा उनको। कई बार महंगे में हो जाएगा, तो उनसे पैसा मिल जाएगा हम। समझ में आया। अगर कोई दायित्व तो हमारा संपत्ति लेकर चला जाता है, कोई लेनदार हमारी कोई संपत्ति को लेकर चला जाता है, तो उसमें भी जो डिफरेंस होगा, तो कई बार वो महंगे में बिक रहा होगा तो वो पैसा देगा सामने वाला, अगर सस्ते में बिक रहा होगा तो हमको देना पड़ जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखा है, इजी। वसूली व्यय का भुगतान, तो वसूली खाता विकलन, बैंक खाता से, सारे के सारे लेन देन वहीं से होंगे। अब यहाँ पे बात करें, अगर कोई साझेदार कर देता है, वसूली व्यय का भी भुगतान कौन कर देता है, साझेदार, तो साझेदार फर्म के बदले अगर कोई भी साझेदार पेमेंट करता है, कुछ भी पेमेंट करता है, तो उसकी पूंजी को बढ़ा देंगे, सिंपल से। ठीक है ना। और अगर कोई रेमुनरेशन देना है, क्या देना है, पानी पी लो, रेमुनरेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी साझेदार का देना है रेमुनरेशन, को क्या देना है, ठीक है चले जाओ। अगर किसी साझेदार को क्या देना है, कोई रेमुनरेशन देना है, रेमुनरेशन जानते हो ना, उनका कोई भी है, जैसे मान लीजिए उनका वेतन है या कुछ भी है, तो वो भी दे देंगे। ठीक है, वो बाद में देंगे, साझेदारों को बाद में दिया जाता है। चलिए, वसूली क्या बोल रहा है,
पारितोषिक देने पर जब देंगे तो क्या हो जाएगा, साझेदारों की पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। कई बार होगा बेटा किसी का उधारी रह जाएगा ना, पार्टनर का क्या रह जाएगा, उधारी। अब वही बात करते हैं किसी साझेदार सहित गैर अभिलिखित। गैर अभिलिखित मतलब जो लिखा तो नहीं गया था लेकिन वो बिक गया, तो रोकड़ आएगा और वो वसूली खाते में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। वैसे ही गैर अभिलिखित दायित्व रहेंगे, क्या रहेंगे, दायित्व। तो वसूली खाते को डेबिट करेंगे और बैंक खाते से पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया, इजी है। अब वसूली पर लाभ या हानि होगी, लाभ होगा तो पूंजी बढ़ जाएगा और हानि होगा तो पूंजी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इंडिविजुअल सारे पार्टनर को बांट देंगे उनके पूंजी के लाभ विभाजन अनुपात में, सिंपल है। और किसी ऋण का अगर आपने भुगतान कर दिया तो बैंक साझेदार द्वारा फर्म का ऋण भुगतान कर दिया, कोई ऋण वही है, फर्म के बदले पेमेंट कर दिया, तो बैंक खाता है ना, और साझेदार के ऋण खाते से। ठीक है, सारा कुछ है, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, मेरे को सारा पूरा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई संचय, बेटा क्या है, संचय, तो जो भी संचय कहाँ पे चला जाएगा, संचय मतलब जानते हैं ना, ऐसा पैसा जो कि साझेदारों ने पहले बांटा नहीं है, तो बांट देंगे तो उनकी पूंजी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है, जैसे अवितरित लाभ या पूंजी खाता से वैसी है। ठीक है, और वैसे ही ऋण का अगर कोई भुगतान करते हैं तो साझेदार का ऋण खाता और बैंक खाता आखिरी में होगा, बाद में होगा, बाहरी आदमी को देने के बाद। ठीक है, 16वें नंबर पे देखोगे तो क्या है, अगर साझेदारों के खाते पर भुगतान, जैसे क्या लिखा है, पूंजी खाते के नाम शेष दिखता है तो उसको क्या करा देंगे, डेबिट का शेष है, क्या है, बताता हूँ। डेबिट का शेष है, क्या है, अगर डेबिट का शेष है तो उनको पैसा मंगा लेंगे, क्या करेंगे, मंगा लेंगे। डेबिट शेष बेटा तो उसको क्या करेंगे, पैसा मंगाएंगे। और अगर किसी का क्रेडिट शेष है तो क्या कर देंगे, उनको पैसा देकर रवाना है। देखो लास्ट में बैलेंस निकालेंगे सबका, किसी का देना होगा किसी का लेना होगा, तो जिनसे लेना है तो उनको मंगा लेंगे और जिनको देना होगा उनको दे देंगे। आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज पूरा थ्योरी वाला पार्ट था, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।